ऐसे समझो कि जब भी सुपरवाइज़ लर्निंग सीखनी होगी या फिर उसके बारे में एग्ज़ाम्पल देना होगा, लीनियर रिग्रेशन इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन आपके होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो आप सीधा के सीधा एक स्ट्रेट लाइन में या फिर ऐसे समझो सिंगल वैल्यूड फंक्शन में निकालोगे। ऐसा नहीं है कि आपका पॉलिनॉमियल बन रहा है या फिर स्क्वायर बन रहा है, कुछ और बन रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल हम इसका ऑलरेडी देख चुके थे कि इन केस इफ वी हैव टू प्रेडिक्ट द हाउस प्राइसेस, ठीक है, आइदर बेस्ड ऑन साइज था और लोकेशन था जो हमने देखा था, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, लीनियर रिग्रेशन का, क्योंकि डायरेक्टली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो क्या है, हाउसिंग प्राइस, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है वो। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन साइज, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरा होता है कि टेम्परेचर प्रिडिक्शन अगर आपको करना है, कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझो पुराना हमारे पास कोई डेटा है, पिछले 10 साल पहले का डेटा हमने देखा, वो डेटा हमने यूज़ किया और हमने बोला कि बेस्ड ऑन दिस डेटा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में क्या टेम्परेचर होगा या फरवरी में क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि पैटर्न क्या है डेटा का, या फिर टेम्परेचर चेंज होने का पैटर्न क्या है, तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन। नाउ जब भी हम लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट होते हैं, वो पहला हमारा होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे तो होता है हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक ही होगा। कि जो जब हम हाउस प्राइस की बात कर रहे थे, जो कि अगर हम इसमें देखेंगे कि हाउस प्राइस अगर आपको सिर्फ साइज के बेस्ड पे निकालना है, तो क्या हो गया वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, जो क्या है, साइज ऑफ द हाउस। बट अगर आप दूसरा देखोगे कि लाइक लोकेशन ऑफ द हाउस, दूसरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेंगे, तो वो किस में जाएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो एक तो हो गया हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम बात करते हैं एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। दूसरा होता है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल वही है कि जब आपके यहाँ हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है और सिर्फ साइज पे डिपेंडेबल हो के आपको इक्वेशन बनानी है, तो सिंपल, साइज के साथ में लोकेशन भी ऐड करना है, तो वो हो गया मल्टीपल। अब इक्वेशन आपको पता है कि लीनियर रिग्रेशन की जो, देखो, चाहे लीनियर रिग्रेशन हो गया और आगे भी हम बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल देखेंगे, हर एक एल्गोरिथम का अपना एक एक फॉर्मूला है, या फिर ऐसा बोलो हर एक एल्गोरिथम की अपनी अपनी एक इक्वेशन है। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में हमने जब हम बात कर रहे थे, हमने देखा था कि एक होता है स्लोप और एक होता है इंटरसेप्ट, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या जो भी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी या x इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे डिपेंड करते हैं। बट फॉर्म क्या होता है, लीनियर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वी, ये किसकी इक्वेशन होती है, लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x ले लो या चेंज करोगे तो y ले लो, बट एक ही वेरिएबल है y के लिए। और अगर सेम आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जाना है, तो जो एम एक्स प्लस बी है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि y इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स प्लस एम थ्री एक्स प्लस एम फोर एक्स प्लस 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 टिल एन नंबर, मतलब जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे और लास्ट में एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या फिर एम एक्स प्लस बी, जो भी। अब आते हैं कि जब भी हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम दो चार की टर्म्स यूज करते हैं कि रेजिडुअल्स क्या है, या फिर कॉस्ट फंक्शन क्या है, या फिर ग्रेडियंट डिसेंट क्या है। इनको एक एक करके देख लेते हैं। जो रेजिडुअल्स होते हैं वो ऐसे समझो, पहले मैंने बताया कि ये कोई मैंने घर खरीदा, उसकी कॉस्ट थी 10,000, ठीक है, जो मुझे पता है कि इस घर की कॉस्ट है 10,000। पर मैंने अपना एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया और उस मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बाद मैंने उसको बोला कि चलो, मैंने उसको डेटा भी दिया और आप इसको प्राइस को प्रेडिक्ट करके बताओ सेम घर की। उसने बताया कि 9,500, ठीक है। तो जो रेजिडुअल आएगा वो हमारे कितना आएगा, 10,000 माइनस 9,500। तो रेजिडुअल क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये क्या होता है हमारा रेजिडुअल। इफ यू वांट टू कीप नोट्स,
कीप द नोट्स, अदरवाइज इसको तो मैं नोट्स देख ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, मे बी उसमें होगा, नहीं होगा तो उसमें मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया रेजिडुअल लीनियर रिग्रेशन के लिए। एक होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन आप ऐसे समझो, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक घर खरीदने के लिए हमने एक वापस से डेटा लिया, अब उसका मैं स्क्वायर करूंगा, यानी कि रेजिडुअल का स्क्वायर समेशन, आपको पता हो ना पता हो, पर एक ऐसे समझो कि जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिपीट करना होगा किसी चीज को, तब हम समेशन का यूज करते हैं। समेशन, लेट मी पुट दिस फॉर्मूला समहाउ समवेयर। चैट में आएगा क्या? वन सेकेंड। गिव मी मिनट, लेट मी फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैं आपको दिखा सकूं। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट फंक्शन का। और अगर ऐसे नॉर्मली आप अगर देखने चाहेंगे तो ऐसा समझिए कि जो एम एक्स आई प्लस बी लिखा है ये है जब आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन नहीं है। बट अगर लीनियर रिग्रेशन हुआ तो ये क्या होगा, रेजिडुअल वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ठीक है, वाई आई माइनस वाई प्रेडिक्टेड जो भी होगा, एंड समेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to n। एन यहाँ पे क्या होगा कि जब कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं तब नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता होता है कि डेटा कितना बार हमने इसको डेटा दिया, कि जो हमने डेटा का नंबर है वो कितना है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे एन हो जाता है। और फिर बाद में हमें पता पड़ जाता है कि कितने मॉडल हमने ट्रेन करने हैं या फिर कितना हमें डेटा देना है, कितनी इक्वेशन हमें बतानी है, तो वहाँ से कॉस्ट फंक्शन निकल के आता है, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें है, ठीक है, वरना मैं दूसरा अपडेट करके देता हूँ। ठीक, आफ्टर कॉस्ट फंक्शन एक और चीज आती है इसमें, कॉस्ट फंक्शन खत्म करने के बाद और दूसरा जो कॉस्ट फंक्शन हमने देखा इसको एमएसईबी बोलते हैं, कि मीन स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि एट द एंड रेजिडुअल क्या है, एरर ही तो एक्चुअल से प्रेडिक्टेड कितना ज्यादा आया, तो जो हमारे पास रेजिडुअल है दैट इज एन एरर ऑफ आवर मॉडल, और मीन स्क्वायर्ड एरर निकाले जाएंगे हम, तो वो हो गया कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज आती है वो होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन आता है उसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कि जो हम डेटा एक बार इसको हम देते हैं
हमने जो हमारा डेटा दिया है और जब हम डेटा को प्रेडिक्ट करने जाते हैं और फिर फाइनली जब हम मॉडल अपना टेस्ट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा डेटा है, वो हमारे फॉर्मूला के साथ या फिर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला फॉर्मूला है, उसके साथ प्रॉपर फिट कर रहा है कि नहीं। अगर हमारा जो डेटा है, वो इक्वेशन से प्रॉपर फिट करेगा, देन ग्रेडियंट डिसेंट मिनिमम होगा। सो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? दैट इज एन एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं किसको कम करने के लिए? कॉस्ट फंक्शन को कम करने के लिए। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये मीन स्क्वायर्ड एरर। एरर क्या है यहाँ पे? रेजिडुअल। ठीक है, तो इसमें तीन टर्म्स आते हैं, एक होता है रेजिडुअल, एक होता है कॉस्ट फंक्शन और तीसरा होता है ग्रेडियंट फंक्शन जो होता है। ठीक है, और बैक टू द कोड ने ऑलरेडी कर लिया, बट सबसे पहला टास्क होता है किसी भी फंक्शन जाओ, अगर कोई रिलेशन सॉल्व सर, आपकी आवाज़ कट रही है। जब हाँ, आपने ग्रेडियंट पढ़ाना स्टार्ट किया तब से आपकी आवाज़ कट रही है। इससे कब स्टार्ट किया? हेलो, यस सर। मैं बोल कब से कट रही थी आवाज? जब से आपने ग्रेडियंट पढ़ाना स्टार्ट किया ना। अभी भी बीच-बीच में कट रही है। अभी क्लियर है? ओके, नाउ सो कमिंग बैक टू द टॉपिक्स जो हम बोल रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं हमारे। तो एक हो गया रेजिडुअल्स, दूसरा हो गया कॉस्ट फंक्शन और थर्ड होता है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है कि एक ऐसी एल्गोरिदम या ऑप्टिमाइजेशन जिसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारा एरर आया है या फिर कॉस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो? कम हो। वो वैल्यू कम कैसे होगी? कि जो हम डेटा हमारे पास है, यानी कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या हो? बेस्ट फिटिंग डेटा हो, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होती है लीनियर रिग्रेशन की उसमें बराबर से फिट हो जाएगा। देन व्हाट वी विल बी गेटिंग? वी विल बी गेटिंग अ गुड कॉस्ट फंक्शन। गुड कॉस्ट फंक्शन का मतलब वैल्यू कम होगी कॉस्ट फंक्शन की, और कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या? मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं या फिर क्या होता है? तो सबसे पहले एक वापस से एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले भी देखा था बट कंप्लीट नहीं किया था उसे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है वो हम पहले लाइब्रेरीज पेस्ट कर लेते हैं, जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करने वाले हैं। यस मुशर्रफ। सर गलती से हो गया। ओके, तो लेट मी पेस्ट इट। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक लाइब्रेरीज जो बेसिक नहीं, बेसिक तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई मतलब बेसिक से थोड़ा ज़्यादा, कि जो हमने साइकिट लर्न पढ़ा था उससे थोड़ी दो चार लाइब्रेरीज और यूज़ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ करेंगे वो देख लेंगे। लीनियर रिग्रेशन तो ऑब्वियसली में करना ही करना है, बट स्प्लिट और मीन स्क्वायर एरर क्या होता है? वही जो मैं आपको बता रहा था, एमएससी, यानी कि कॉस्ट फंक्शन।
ठीक है। आर स्क्वायर स्कोर एक दो चीज़ें और है, फंक्शंस या फिर इक्वेशन, जो हम अभी देखेंगे कहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। लुक, तो सबसे पहले हमारे स्टेप जब हम पढ़ रहे थे तब क्या होता है कि पहला कोई भी मशीन लर्निंग का मॉड्यूल स्टार्ट करने के लिए पहले प्रिपेयर द डेटा सेट। तो जो भी हमारा डेटा सेट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। लेट मी पेस्ट दैट। ठीक है, एज यूजुअल जो हम कर रहे थे वही सेम डेटा हमारे पास, कि हमने एक साइज लिया घर का और प्राइस, और फिर डेटा फ्रेम बनाया जिसमें हमने इसको पुट किया। एंड ये हो गया, हमने इसको अलग अलग कर लिया, यानी स्प्लिट कर लिया कि साइज को अलग और प्राइस को अलग। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो हमारे मतलब इसमें अभी, सॉरी आई मेक वर्ड मिस्टेक, कि जब मैं स्प्लिट बोल रहा था, स्प्लिट अगर बोलेंगे तो हालांकि ये भी स्प्लिटिंग ही है, बट हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग कर रहे थे, यानी कि जो हमारा इनपुट फीचर और टारगेट वेरिएबल है उसको अलग अलग कर रहे थे। स्प्लिटिंग करने के लिए सेम वही जो हमने पिछली क्लास में किया, कि एक्स ट्रेनिंग के लिए, एक्स टेस्ट के लिए, वाई ट्रेनिंग के लिए, वाई टेस्ट के लिए, और इन सब को हमने एक एक वैल्यू दे दी। ठीक है, कुछ नया नहीं है। और एक रैंडम एक स्टेट दे दी 42, जो हमने एक रैंडम, मैंने लास्ट क्लास में कुछ असाइनमेंट दिया था कि 45,000 कुछ आ रहा था, पता नहीं कुछ तो भी था, 4,50,000 वो कहाँ से आया, किसी ने देखा था? मिला था क्या? मिला था? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वापस से आएगा अभी, मैं नहीं बताऊंगा। लो, सो बेसिकली जब हम यहाँ पे डेटा स्प्लिट करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक और चीज़, कि टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2। तो इसका मतलब क्या होता है? कल लास्ट में भी मैंने बोला था, तब भी शायद, पता नहीं। लुक, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, कल हम देख रहे थे 0.5 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 1। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये चलो जो हमारा टोटल डेटा है, इस टोटल डेटा में कितना हमारा टेस्ट के लिए जाने वाला है और कितना ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। तो अगर आप लिखते हो टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, दैट मीन्स 20% ऑफ द डेटा इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, और बाकी का 80% किधर जाने वाला है? ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 100% डेटा को आप टेस्टिंग के लिए यूज करो, ऐसा पॉसिबल होगा क्यों? मतलब एक ये मतलब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ट्रेनिंग वाले डेटा को कम करूंगा और टेस्टिंग वाले डेटा को बढ़ाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा होगी एरर आने की? कि मैं क्या कर रहा हूँ कि टेस्टिंग डेटा को कम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग डेटा को बढ़ाता जा रहा हूँ। कोई आइडिया? जिसमें ट्रेनिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा ज्यादा कम होगा होगा तो उसमें एरर ज्यादा होगा। और अगर मान लो मैंने टेस्टिंग डेटा 10% रखा और ट्रेनिंग डेटा रखा 90%, तब तब प्रोबेबिलिटी कम होगी एरर आने की। हाँ, क्योंकि ट्रेन हो रहा है ना ज्यादा। लुक, अब इसमें ना थोड़ा सा ग्लिच आता है। वो ग्लिच क्या है? अगर आपने मॉडल ट्रेन कर दिया तो बात आपकी ठीक है कि जितना ज़्यादा आप डेटा ट्रेन करने के लिए दोगे उतना प्रोबेबिलिटी कम है एरर आने की। बट मैं मॉडल कहीं पे डिप्लॉय करने से पहले आपको पता एटलीस्ट ये तो पड़े एरर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो मेरे पास और आ रहा है तो कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 80% का डेटा यूज़ किया ट्रेन करने के लिए और 20% डेटा मैंने यूज़ किया टेस्ट करने के लिए। तो मेरा डेटा जो मॉडल ट्रेन हुआ वो 80% से हुआ है, ठीक है। और 20% से जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मान लो उसमें एरर आया 20 का या फिर 10 का, फॉर एग्जाम्पल 10, कोई भी यूनिट नहीं है, अभी एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, 10 का एरर आया, उसमें अमाउंट थी एरर की वो थी 10, या फिर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था वो आया 10। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉडल को डिप्लॉय किया तो मुझे पता है कि इसमें 80% डेटा देने पर 10 का एरर आ रहा है, और अगर मैं डेटा को 90 ले जाऊंगा तो एरर कितना हो जाएगा? 8 का। मतलब एरर रिड्यूस हो जाएगा, जो कॉस्ट फंक्शन होगा और रिड्यूस होकर आ जाएगा 8 का।
या और जब मैं 100% या फिर 200% और डेटा बढ़ाते जाऊँगा तो एरर कम होता जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो मॉडल है उसमें ये एरर का रेशियो है या फिर ये मेरे मॉडल का कॉस्ट फंक्शन है। बट अब मैं क्या करता हूँ, 90% डेटा ट्रेनिंग के लिए दे देता हूँ और 10% डेटा टेस्टिंग के लिए देता हूँ। आपको पता है कि अगर कम डेटा के साथ मैं टेस्ट करने जाऊँगा, देयर आर चांसेस कि जहाँ पे आपको 80% पे 10 का आ रहा था, 90% पे 20 का आने लग जाएगा, या फिर हो सकता है 90% पे जब आप लेने जाओगे तो 5 का ही आएगा, क्योंकि आपने टेस्टिंग का डेटा भी तो कम कर दिया। हो सकता है कि उसने ज़्यादा उसने मल्टीपल केसेस ही चेक नहीं किए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी टेस्ट में हो सकता है, टेस्ट में ऐसा भी हो सकता है। 4 कलर थे, पर अगर आपने 20% या 10% किया, 2 ही कलर रह गए टेस्ट करने के लिए। अब आपको पता ही नहीं आपका मॉडल बाकी 2 कलर पे कैसे काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि टेस्टिंग का भी अगर आप डेटा कम कर रहे हो ना, देन देर आर चांसेस कि आपके मॉडल में एरर्स रह जाते हैं। इसलिए हम ना एक बीच का कुछ लेके चलते हैं, इसलिए हमेशा 20-80 का रेशियो तो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में हम लेके चलते हैं 0.2 का। वरना अगर आप सोचोगे कि ट्रेनिंग डेटा में अगर 90% कर दूंगा, 10% वो कर दूंगा, तो हो सकता है आपका मॉडल अच्छा बन जाए, बट आपको पता कुछ नहीं रहेगा क्योंकि टेस्टिंग डेटा ही कम हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली वो तो कर ही नहीं सकते कि 50% डेटा ट्रेनिंग के लिए और 50% डेटा टेस्टिंग के लिए, क्योंकि फिर आपने ट्रेन ही कुछ नहीं किया, एरर ही एरर आना है। बट हाँ, 10 और 20 एक ग्लिचिंग कॉल होती है कि आपको कैसे डिसाइड करना है। ठीक, तो ये हो गया क्या कि, और हाँ, जो रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42, मतलब ये क्या करता है, रैंडमली स्प्लिट करता रहता है हमारे डेटा को। कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं 20 से डिफाइन कर रहा हूँ कि ऊपर वाले 10 ले लो, फिर नीचे वाले 10 ले लो, या फिर शुरू के 2 लास्ट के 3, ऐसा कुछ नहीं। रैंडमली मैं डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ, और इसमें 42 एक फिक्स नंबर है। आप इसको चेंज कर सकते हो, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिससे हम स्प्लिट करते हैं डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट आता है वो था हमारा ट्रेन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। उसके लिए सेम कल वाली कहानी कि हमने लीनियर रिग्रेशन को इनिशियलाइज किया, मतलब मॉडल नाम से इसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट में डेटा हम जब फिट करने जा रहे हैं, जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि इन केस अगर आपको पता करना है या फिर आपको अपना जो ग्रेडियंट डिसेंट था वो कम करना है, तो जितने आसानी से हमारा डेटा फिट हो जाएगा किसमें, हमारे लीनियर रिग्रेशन में। और लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या फिर मल्टीपल के केस में m1 x1 वाली केस वो। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। और वो कहाँ से पता पड़ता है, ये फिट जो फंक्शन है वो यही बताता है। अगर इसमें सही से फिट होगा देन हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा और उसमें कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा, कम आएगा। नेक्स्ट, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी, पहला तो मॉडल डॉट फिट, ये क्या करता है, जो हमारा डेटा है एक्स ट्रेनिंग और वाई ट्रेनिंग वाला डेटा, उसको फिट करता है हमारी इक्वेशन में, जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है उसमें। ठीक है, और दो एक और फंक्शन है यहाँ पे, मॉडल डॉट कोफिशिएंट। वो क्या करता है, स्लोप। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, स्लोप डिसाइड करता है कि 0 स्लोप लोगे तो एकदम स्ट्रेट चलेगा, स्लोप 40 करोगे, 45 करोगे, 180 करोगे, 360 करोगे, डिपेंड करता है आप कैसे उसकी स्लोप डिफाइन करते हो। बट साइज का प्राइस पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो कौन बताता है, कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट, दो ही चीजें बताती हैं। और इंटरसेप्ट आप ऐसे समझो कि जब साइज 0 है, कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 0 साइज का घर होगा तो उसकी प्राइस कितनी है, वो इक्वल होती है वाई इंटरसेप्ट। जो हमारा कोफिशिएंट आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो c क्या होता है, व्हेन, ऑब्वियसली बात है, जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू सी हुआ, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या हुआ, जब साइज इक्वल टू 0 तो वो होता है इंटरसेप्ट। वो कहाँ से निकल के आता है, ऑटोमेटिकली जब मॉडल हमारा ट्रेन हम कर रहे होते हैं तो जो फिट वाला फंक्शन है उसने जब डेटा इनपुट किया तो कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट दो ही चीज़ें वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है मेक प्रिडिक्शंस। कि ये तो हमने प्रिंट कर लिया कि कोफिशिएंट इतना आया और इंटरसेप्ट इतना आया, बट प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हमने
टेस्ट डेटा लिया एक्स टेस्ट, वो कोई भी XYZ डेटा होगा यहाँ से वो उठाएगा, इधर से ये वाले डेटा से हम डेटा लेंगे, कितना डेटा होगा 20% ऑफ द डेटा। उस टेस्टिंग डेटा से मैं अब क्या करूँगा, प्रिडिक्शन करूँगा किसका, y का। y क्या है, प्राइस, ठीक है। तो ये प्रिडिक्टेड प्राइस होगी हमारी और ये एक्चुअल प्राइस होगी। अब एक्चुअल प्राइस किस चीज़ की होगी कि माने ऐसे समझो, जो टेस्ट वैल्यूज में मैंने प्राइस दे रखी है ये किसी एक रैंडम साइज को लेगा, उस रैंडम साइज से कंपेयर करेंगे हम कि हमने पहले हमने डिफाइन कर रखा है कि ये 10,000 का 30,000, 1500 का इतना, 2000 का इतना, 2500 का इतना। लेकिन हम रैंडमली एक कोई प्रिडिक्शन करने जाएंगे तब कैसे आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं। बट उससे पहले एक और स्टेप बचता है हमारा प्रिडिक्शन के बाद, वो होता है मॉडल को इवेल्यूट करना। और इवेल्यूट हम कैसे करते हैं, एक तो MSE फंक्शन होता है यानी कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है, दूसरा होता है आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड और MSE ऐसा समझो, MSE को तो आपको पता ही है कि ये क्या करेगा, आपका एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बताता है किसमें, एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज में, ठीक है। लेकिन आर स्क्वायर्ड क्या फंक्शन, वापस से मैं क्या सर्च करूंगा गूगल पे जाके, देखो कैसा दिखता है, बट मोटा माटी में बता देता हूँ वो करता क्या है। आपको लिखना नहीं होता आर स्क्वायर्ड फंक्शन, बट कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए जिससे कि हमें पता पड़े कैसे कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर्ड फंक्शन जो होता है वो हमें बताता है कि जो हमारा मॉडल है वो डेटा में वेरिएंस कितने अच्छे से बता रहे हैं। वेरिएंस मतलब कि वेरिएंस पता है आपको, किसी को मैथ में पढ़ा है वेरिएंस, वेरिएंस 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 तो पढ़ा ही होगा मैथ में। वेरिएंस पता है किसी को, ठीक है चलो, देख लेना वेरिएंस मतलब आपको खुद समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट ऐसे समझो कि कितना क्लोज है एक परफेक्शन से, वो हम डिफाइन करते हैं 1 के थ्रू, कि अगर मेरा वेरिएंस की जो वैल्यू आती है वो आसपास है 1 के, या से 0.9 है तो वेरिएंस कम है, तो 0.99 हो गया तो अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया, हमारा मॉडल, अगर मॉडल का आर स्क्वायर वैल्यू क्लोजर टू 1 है, मीन्स हमारा मॉडल है वो बढ़िया से काम कर रहा है भाई, एकदम परफेक्ट प्रिडिक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर वो वेरिएंस is far away from 1 then our model is not good, हमें और ज़्यादा डेटा देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये तो हो गया किस चीज़ के लिए, ये हो गया हमारा इवेल्यूट करने के लिए मॉडल को। नाउ इन केस अब अगर हमें मॉडल को प्लॉट भी करना है तो विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब हम स्कैटरली अपने एक्स और वाई के जो वेरिएबल थे उनको हम प्लॉट कर लेंगे, कुछ नहीं है वो वही सेम है, ठीक है। अब रन कर लेते हैं। लेट मी शेयर द ग्राफ। ग्राफ कैसा है, और लीनियर रिग्रेशन है वो प्रूव भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा डेटा का जो ग्राफ आएगा वो देखो कैसा आता है। लुक, तो ये क्या आ रही है, एक्चुअल प्राइस और रिग्रेशन लाइन। अब ऐसा समझो कि जो एक्चुअल प्राइस और रिग्रेशन लाइन के बीच में डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब कि हमारा मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एकदम एकदम स्ट्रेट आ रहा है, कोई वेरिएंस नहीं आ रहा है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा हमने क्या लिया, 4203। जरा कोई बताएगा ये 4203 क्या है, ये क्या है 4203, ये कहाँ से आ रहा है। इंडेक्स इनका मतलब थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो 4203 मतलब हमने एक रैंडमली हमने एक ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट करके ले लिया, और टेस्टिंग डेटा को हमने क्या लिया 1, यानी कि
जब हम टेस्ट कर रहे हैं एक 1500 के स्क्वायर फीट के साइज से, तो ये तो हमने जब हम प्रिंट किया था कोफिशिएंट को और इंटरसेप्ट को, वो तो इतना आया, तो ये हमारे ग्राफ के लिए आया। बट प्रिडिक्टेड प्राइस कितनी आई 45,000, एक्चुअल प्राइस कितनी आई 45,000। तो मॉडल हमारा कितना बढ़िया हो गया, पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू 4 थी गिनी चुनी, और चारों की वैल्यू अपने ऑलरेडी फिक्स कर रखी थी। ठीक है, समझ आया कि लीनियर रिग्रेशन में एकदम स्ट्रेट ग्राफ क्यों आया? क्योंकि जो हमारी प्रिडिक्टेड प्राइस आई वो 45,000 थी, और एक्चुअल प्राइस भी कितनी, सॉरी 45,000 ही 4,50,000। क्या सिमरत आप यही बोल रहे थे? नहीं, मेरा सवाल है, आपने कोड लिखने से पहले कहा था ना कुछ कि 45,000 समथिंग आता है, वो क्या था? वो 4,50,000 को मैं 45,000 बोल रहा था, सॉरी। नहीं, एज़ इन आपने कहा था कि कल के परसों आपने कोई सवाल पूछा वो था। भी यही था, 4,50,000 आ रहा था कि प्रिडिक्टेड प्राइस उसमें आए थे 4,50,000। तो मैंने लास्ट में पूछा था कि 4,50,000 क्यों आया, तो उसका रीज़न ये था कि हमने जब हमने डेटा दिया था, क्योंकि तब मैंने एक्चुअल प्राइस के लिए कोड लिखा ही नहीं था, इस वाले में एक्चुअल प्राइस का कोड इंक्लूड किया था। इसलिए इसमें 4,50,000 जब प्रिडिक्ट होके आया था, तब हमने इनपुट वैल्यू जो दी थी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तब उसने उठाई थी ये 1,500 वाली, और हमने यहाँ पे देखा था कि 1,500 पे था 45,000। तो मैं यही पूछ रहा था कि 4,50,000, पता नहीं क्यों मुझे 45,000 बोलता हूँ। तो मैं यही पूछ रहा था कि 4,50,000 क्यों आया, क्योंकि हमने जो टेस्टिंग वैल्यू हमने ली, हमने नहीं ली, मतलब ऑटोमेटिकली उसने जब टेक एक पुट की तो वो थी 1,500। अगर टेस्टिंग वैल्यू 2,000 होती तो ये आ जाता, अगर टेस्टिंग वैल्यू 2,500 अगर ये टेक करता तो 7,50,000 आ जाता। तो मैं यही पूछ रहा था लास्ट क्लास में कि 4,50,000 क्यों आया, क्योंकि टेस्टिंग वैल्यू थी 1,500। ठीक है, एटलीस्ट पूछा तो सही, क्योंकि लास्ट क्लास में एक तो असाइनमेंट करा भी नहीं, और फिर अभी आंसर भी नहीं पूछा। मैं एब्सेंट था, मुझे पता ही नहीं है आपने कौन-सी चीज़ें की परसों। पता कितना अच्छा बच्चा है, एबसेंट था तब भी पूछा, बाकी तो प्रेजेंट थे तब भी नहीं पूछा। 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। तेरे को यूनिवर्सिटी को मैं मेल करूँगा, इसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देना किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, कुछ भी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉपिक पे। ये हो गया लीनियर रिग्रेशन का एक छोटा मोटा सा एग्जांपल, कि हमने एक डेटा लिया, उस डेटा को अपने लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हमने उसको ट्रेन किया। ट्रेन कैसे किया? जो लीनियर रिग्रेशन का एक फिट नाम का फंक्शन होता है, उसमें हमने इक्वेशन में फिट कर दिया, और फिर टेस्ट करने के लिए कुछ डेटा ले लिया, फिर ट्रेन करने के लिए कुछ डेटा ले लिया, बस हो गया। कितना आसान सा है। बट अगेन वही वाली बात है, हमारा डेटा सेट छोटा है। जब डेटा सेट बड़ा होगा तो ये जो ग्राफ आपने स्कैटर करके प्लॉट किया वो छोटा मोटा नहीं आएगा। ठीक है, नाउ गिव मी अ सेकंड। ओके, तो देखो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपको मान लो एग्जाम का स्कोर प्रिडिक्ट करना है अपना, वो किससे कंपेयर, ये बड़ा फेमस सा है, छोटू सा एग्जांपल लोग करते हैं कि स्टडी आवर्स के हिसाब से एग्जाम स्कोर प्रिडिक्ट करना। पर 1 सेकेंड, ओके सॉरी। तो जैसे कि होता है ना कि कुछ एक प्री डिफाइंड एग्जांपल्स होते हैं, तो इसके भी लीनियर रिग्रेशन के भी प्री डिफाइंड एग्जांपल्स हैं समझाने के हिसाब से। तो एक बड़ा फेमस है कि भाई 1 घंटे पढ़ोगे तो इतना स्कोर आएगा, 2 घंटे पढ़ोगे तो कितना आएगा, 3 घंटे पढ़ोगे कितना आएगा। तो ये भी एक फिजूल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंजीनियर्स में तो एक काम करता ही नहीं है, क्योंकि घंटे तो बात की बात है, हम 30 मिनट्स भी नहीं पढ़ते, है ना। बट ये एक फेमस एग्जांपल है कि स्टडी आवर्स के हिसाब से एग्जाम स्कोर प्रिडिक्ट करना, तो ये भी किसके अंडर आता है? लीनियर रिग्रेशन के थ्रू आता है। क्यों? कि आप खुद से ट्राई करना कि एक डेटा सेट बना लेना स्टडी आवर्स का 1 2 3 4 5 6 7, जो भी स्कोर का भी बना लेना 50 60 70 80 90। फिर उसके बाद उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना जैसे हमने किया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया होगा वो उसकी लेबलिंग क्या होगी, 0 1 2 3 होगी। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड लेबलिंग होगी। फिर आप उसकी लेबलिंग चेंज कर देना, एक्स की लेबलिंग कर देना स्टडी आवर्स से, वाई की लेबलिंग कर देना एग्जाम स्कोर से।
ठीक है। उसके बाद आपने जो डेटा को हम यहाँ पे स्प्लिट कर रखा है, ऐसे ही आप डेटा को क्या कर लेना, स्प्लिट कर देना, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, फिर ट्रेन मॉडल कर लेना, फिट कर देना और प्रिडिक्ट कर देना, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम डिट्टो, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी कि फॉर एग्जांपल कहाँ गया कि जो फिट करने के बाद हम यहाँ पे मॉडल पैरामीटर्स दिखा रहे थे, स्लोप और इंटरसेप्ट, ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो तब है ना जब हमें पता करना है कि कोफिशिएंट इतना, इंटरसेप्ट कितना है। हम जनरली क्या करते हैं, हम इसको गायब कर देते हैं, कोई भी हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं इसको गायब कर देते हैं, सिर्फ इससे में काम होता है, वाई प्रिडिक्शन से और मॉडल के प्रिडिक्शन कितना आ रहा है, बस। ठीक है। तो ऐसे करके आप एक बेसिक सा कोड बना सकते हो जो कि एग्जाम स्कोर प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी आवर्स। ठीक है। तो ये हुई हमारी कहानी किसकी, लीनियर रिग्रेशन की। ये एक छोटा सा एग्जांपल। नाउ सेम ऐसे ही आप इसमें अगर देखने चाहोगे तो बहुत सारे इसमें एवोल्यूशन के और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि मीन एब्सोल्यूट एरर का एक फंक्शन होता है, डिपेंडिंग कि हम कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे आउटपुट्स चाहिए होते हैं डेटा इनपुट करने के बाद एरर्स के लिए। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो लीनियर रिग्रेशन में ही हमें आ जाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे फंक्शन, कोई भी आप करते रहो। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन के बाद एक और रिग्रेशन आता है, वो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगेन सुपरवाइज लर्निंग में ही आता है, बट ये क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे पास, तब हम इसको यूज करते हैं। क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम मतलब पहले तो आप ऐसा समझो कि ये लीनियर रिग्रेशन से अलग क्यों है, क्योंकि ये ना क्या करता है, ये प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है। मतलब कि जो हम फूल वाला एग्जांपल कर ले रहे थे फिजूल में, वो बीच में से उठा लिया था, वो उसी का था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या था वो। तो लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी डेटा सेट की या फिर किसी भी इवेंट की बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। यानी कि मैंने एक इमेज दी, उस इमेज में या डेटा दिया, उस डेटा को मैंने बोला कि ये थे स्कोर का डेटा, ये है मेरी हाइट का डेटा और ये है मेरी एज का डेटा। मैंने बहुत सारा डेटा उसको दे दिया, फिर मैंने उसको एक रैंडमली एक डेटा दिया या फिर एक नंबर दिया इनपुट 23। तो हाइट जो दे रखी थी मैंने वो दी थी फीट्स और इंचेस, जो भी एज दे रखी है मैंने नंबर्स में 1 to 1 क्या ही 20 30 40 ऐसे करके। और क्या थे, कलर दे रखा था ब्लैक ग्रेइश और वाइट, और जो भी, खैर मेरे को केस हो जाएगा, वो कलर हटा दो, कलर हटा दो, और कुछ ले लो कोई भी रैंडम में, हेयर कलर ले लो। ठीक है। हेयर कलर लिया, तो ऐसे मैंने बहुत सारे डेटा दिया उसको, फिर मैंने एक रैंडम इनपुट किया उसमें 23। उस 23 का ये बता देगा कि ये 23 इज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 100% दैट 23 इज बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लास ऑफ एज, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है उसी डेटा सेट के। तो ये क्या होता है हमारा एक एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। लेकिन ये तो हुआ एक बहुत बच्चों सा एग्जांपल। हम जो इसको यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं, मैंने आपको शायद बताया था कि हमें जब पता करना होता है कोई भी ईमेल स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है, वहां पे भी हम एक स्पेसिफाइड डेटा दे देते हैं, और वो डेटा कहीं पे अगर ये चेक करता है, सेम वही कहानी कि अगर ये चेक करेगा कि ये इसमें प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला डेटा इसमें है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईमेल इज स्पैम एंड दिस इज नॉट अ स्पैम। ठीक है। और मेजर जो इसका आउटपुट आता है वो या तो होता है यस और नो, और स्पैम और नॉट स्पैम, ऐसे टाइप के, मतलब एक 1 0 के ही आउटपुट इसके रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इसको यही पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी पे निकालते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, तो इसका भी आउटपुट क्या होता है, बिटवीन 0 to 1, किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ठीक है। अब इसमें ना थोड़े भयानक भयानक से फंक्शन होते हैं, भयानक भयानक से फंक्शन का मतलब इतना भी कुछ खतरनाक नहीं होते, पर ठीक ठाक होते हैं। जैसे कि पहला इसमें आता है, वो होता है सिग्मोइड फंक्शन। अपने गूगल पे अगर आप देख लोगे, जहाँ पे भी आप उसको सर्च करके देखोगे, तो एक होता है सिग्मोइड फंक्शन। ये थोड़ा आसान सा होता है, इसमें कुछ नहीं। सिग्मोइड फंक्शन मतलब होता है, अरे स्क्रीन शेयर करता हूँ,
sigmoid function. Second. ठीक है, तो ये जो बगल में लिखा है एस एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या होता है हमारा सिग्नोइड फंक्शन। सिग्नोइड फंक्शन अगेन आप ऐसा समझिए, जब हम वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में बात कर रहे थे कॉस्ट फंक्शन वगैरह की, ऐसे ही यहाँ पे ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बड़ा ही फेमस फंक्शन है, दैट इज सिग्नोइड फंक्शन। इसमें होता क्या है, जो आपकी एक्स है, कभी कहीं पे आपको एक्स लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको जेड में लिखा मिलेगा, डिपेंड्स। वो क्या होता है आपका इनपुट का और वेट का लीनियर कॉम्बिनेशन। इनपुट तो ठीक है, जो भी हम वैल्यूज दे रहे हैं एक्स की, वो क्या हो गया इनपुट, बट वेट क्या चीज है, मैं ऐसे समझाता हूँ। जो यहाँ पे x लिखा हुआ है ई टू द पावर माइनस एक्स, वो या फिर कहीं पे z लिखा होता है, प्रॉपर तो z ही होगा, क्योंकि एस एक्स इनपुट की तरह हम लेते हैं, तो z नहीं लिखना चाहिए। मैं देखता हूँ, वेट अ सेकेंड, कहीं पे है क्या। टू 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 हाँ, ऐसा मतलब याद करने के हिसाब से इसी वजह से मैं z लिख रहा हूँ, वरना x से याद हो जाता है थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि x इनपुट लगने लगता है। z मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब मैं z को बता सकता हूँ, z की जो वैल्यू होती है इसमें, वो क्या होती है x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3, डिपेंड मतलब कितना आप इनपुट दे रहे हो और कितना उसका वेट है। वेट मतलब क्या बोलते ना कि हाँ भाई इसकी बात में इतना वजन है, वो वजन वही और कुछ नहीं है, कि एक इनपुट का कितना वेट है हमारे फंक्शन में, सॉरी कितना वेट है हमारे पूरे डेटा सेट में। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि मैं इसको बता रहा हूँ कि ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ 23, ये ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिलेगा, तो इसका वेट मैं डिफाइन करूंगा, 23 नंबर का वेट है 40, या आउट ऑफ 100 50 60 70, डिपेंड करता है कि कितनी बार वो नंबर यूज हो रहा है, या फिर कितना उससे अफेक्ट हो रहा है हमारा पूरा मॉडल। तो वो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्ट सी बात, क्या वेट। तो जो ये यहाँ पे हम z लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड वेट। ठीक है, तो और जो ये हमारा x का जो फंक्शन निकल के आता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फाइव z, तो ये क्या होता है, ये निकल के आते हैं यहाँ पे प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। जो हमारा आउटपुट है वो किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करता है या नहीं, यानी कि जो ये फाइव फंक्शन है, दैट इज अ प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटपुट बिलोंगिंग टू क्लास, जो भी फिलहाल के लिए बोलो क्लास 1 2 3, या जो भी क्लास के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पे इसको ग्राफ दिख रहा है, तो जो इनपुट होता है, यानी कि जो z है, वो इनपुट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, बट जो आउटपुट होगा दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, क्योंकि ये क्या है, दैट इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल प्रोबेबिलिटी, तो 0 और 1 के बीच में ही रहना है। ठीक है, लेकिन इनपुट 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये किसका फंक्शन हो गया, सॉरी ये किसका फॉर्मूला हो गया, सिग्मॉइड फंक्शन का। ठीक है, अब हम इसको स्टॉप करते हैं। तो लॉजिस्टिक में सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो होता है सिग्मॉइड फंक्शन। दूसरा हम इसमें हम बात करते हैं डिसीजन बाउंड्री की। ये मतलब डिसीजन बाउंड्री मतलब थ्रेशोल्ड, एक तरह से समझ लो, जो क्या करती है कि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जो क्लास को हम प्रिडिक्ट करते हैं,
तो उसमें क्या करेंगे, हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा, जैसे हमने ये फंक्शन देखा था 5z, अब मैं बोलूँगा 5z इज ग्रेटर देन 0.5, यानी कि जो इसका आउटपुट होगा वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, यानी कि मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है होने की, इन शॉर्ट। और लेस देन एन इक्वल टू 0.5 है, तो इसका जो आउटपुट है वो कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, 0 से। पहला, जब हम ग्रेटर देन 0.5 बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लास। जब हम लेस देन 0.5 और इक्वल टू 0.5 की बात करते हैं तो होता है नेगेटिव क्लास। तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में डिसीजन बाउंड्री। ठीक है। अब एक और खतरनाक फंक्शन होता है, वो होता है लॉस फंक्शन। अब एंट्रोपी वगैरह कुछ आपने पढ़ा है कभी? मैथ में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है कुछ एंट्रोपी वगैरह। वैसे ही एक अजीब सा फंक्शन होता है। अब ये खुद ही आप गूगल करके देखना कि आपको पता पड़ जाएगा कि एंट्रोपी करके कोई फंक्शन आता है क्या इसमें। बट मैं ये समझाता हूँ कि इसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करने जाते हैं, हमें एक रास्ता चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल वी नीड अ वे कि हम कैसे मेजर करें कि ये प्रोबेबिलिटीज कितनी आ रही हैं, मतलब प्रोबेबिलिटीज को मेजर हम कैसे करें। या फिर अम, सीधे शब्दों में बोलें कि हमारा जो मॉडल है वो प्रोबेबिलिटी को कैसे प्रिडिक्ट करे। तो जब भी कोई डेटा लोगरिथम लॉस में हम डालते हैं, फंक्शन में डालते हैं, और वो डेटा में ऑब्वियसली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का होता है, तो जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो डेटा जा रहा था वो किस में जा रहा था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी में। बट यहाँ पे वो जाएगा लॉगरिथम लॉस फंक्शन में। बहुत बड़ा सा है, आप गूगल करो दिखेगा आपको। लॉगरिथम लॉस नाम का एक फॉर्मूला होता है, -1/n समेशन i इक्वल्स टू 1n y1 log hx, कुछ ऐसे ही होता है लंबा सा। एंड अच्छी बात यह है मुझे याद नहीं है वो फॉर्मूला, बट यूज़ वो अपने आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो डेटा जाता है सीधा के सीधा कहाँ पे, जो भी आप डेटा दे रहे होगे वो जाएगा लॉगरिथम लॉस फंक्शन में, जो आपको प्रिडिक्ट करके प्रोबेबिलिटी बता देता है। तो अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करना आता है तो फॉर्मूला याद करने का क्या ही फ़ायदा, सीधा वो डेटा जाएगा अपने आप ही उसमें चला जाता है। ठीक है, जब आप लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे वहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखोगे कोड में तो ऑटोमेटिकली डेटा आपको उसी फंक्शन में जाना ही जाना है। इन शॉर्ट ये बैकएंड है कोडिंग का, जो पाइथन के फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बहुत सारे अजीब अजीब से होते हैं। सारे के सारे लाइब्रेरीज वगैरह मशीन लर्निंग की, हर एक लाइब्रेरी, जब भी कभी बात आती है प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करने की, प्रिडिक्ट करने की या प्रोबेबिलिटी बताने की, देन हर एक के पीछे मीन बताने की फॉर्मूला होता ही होता है। ठीक है, तो ये था लॉगरिथम लॉस फंक्शन, जो आप सर्च करेंगे फॉर्मूला दिख जाएगा। उसका काम क्या होता है, जो भी हमारा डेटा जाएगा वो उसमें जाएगा और हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और इसका एक और नाम होता है लॉग लॉस, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको लॉग लॉस फंक्शन या फिर क्रॉस इंट्रोपी लॉस फंक्शन। ये दो उसके नाम होते हैं, फुल नाम होता है फुल फॉर्म लॉगरिथम लॉस। नाउ बेसिक इसका जो आउटपुट आता है, अगर वो मॉडल प्रिडिक्ट करता है करेक्टली तब हम बोलते हैं इसमें, सेम जैसे इसमें कॉस्ट फंक्शन में देख रहे थे ना, जब इसमें प्रिडिक्ट करता है करेक्टली तब हम बोलते हैं लॉग लॉस इज स्मॉल। अगर इनकरेक्टली कर रहे हैं तो हम बोलते हैं लॉग लॉस इज लार्ज। ठीक है, और ये जो मॉडल है ये अपने आप एडजस्ट होता है, जिससे कि जो इसका लॉस है, लॉग लॉस है, वो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मिनिमाइज हो जाए। ये हर एक मॉडल की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर लॉग लॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी देन मॉडल विल एडजस्ट बाय इटसेल्फ कि, और ये इसमें हम कुछ सीख नहीं सकते, या फिर इसको मैं क्या बोलूँ, ये एग्जाम्पल है, ये इनबिल्ट खुद ही कर रहा होता है वो मॉडल, तो हम इसमें कुछ देख नहीं सकते, हम तो बस वैल्यू दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो हम उसके फंक्शन को या फिर उसके फॉर्मूला को समझ सकते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ में हम इसको कहाँ पे क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर आंसर, लाइक योर कॉन्फिडेंस इज क्लोज टू
100%, बट कंफर्मेशन नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। स्टिल अगर मेरे कॉन्फिडेंस एकदम 100% है और 99.99 है, तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो सेम ऐसे ही लॉग लॉस की जब वैल्यू बहुत छोटी आती है, फॉर एग्जांपल 0.1, तब हम बोलते हैं कि जो प्रेडिक्शन मॉडल है वो हमारा क्या है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका लॉग लॉस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सेम वही रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, 2-4 चीज़ें और ऐड हो गई। ये तो पहले ही पहले था हमारा सारा कुछ। एक नया आ गया जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि लीनियर रिग्रेशन की जगह आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखना होगा और कुछ नहीं करना। और ये आ गए हमारे जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, जैसे हम पिछले उसमें कास्ट फंक्शन वगैरह देख रहे थे, इसमें हम एक्यूरेसी स्कोर और आर स्क्वायर स्कोर देख रहे थे लीनियर रिग्रेशन में। ये इन शॉर्ट जब हमें चेक करना होता है कि हमारा मॉडल कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इसका जल्दी जल्दी इसमें आउटपुट पुट करते हैं, सॉरी कोड इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल वही वही जो हमारा डेटा सेट था ना स्टडी आर्स वाला, और प्रिडिक्ट कर रहे थे हम कि स्कोर कितना होगा। लेकिन उसी एग्जांपल को अगर मैं चेंज करूं और इनपुट को मैं पास और फेल में लेके आऊं कि तू भाई 1 घंटा पढ़ रहा है तो तू पास होगा कि फेल होगा, 2 घंटा पढ़ रहा है तो पास होगा कि फेल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी पे आ जाऊं कि मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है कि 1 है, तो उस पर हम देखते हैं। ठीक है, सेम डेटा सेट उठाते हैं जो मैं अभी आपको करने के लिए बोल रहा था। लुक, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला इसको कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को 1 घंटा पढ़ रहा है तो वो फेल है, 2 घंटा पढ़ रहा है फेल है, 3 घंटा पढ़ रहा है फेल है। पास कब हो रहा है, जब 5वें घंटे पे आ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, तब भी पास 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 पास। सारा डेटा उठाया, डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम बनाने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने क्या कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया। स्टडी आर्स क्या हो गया हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पास फेल क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, वही सेम कहानी लीनियर रिग्रेशन वाली। चेंज क्या होगा, फॉर्मूला चेंज होगा, उसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सेम एक्सटेंड वाइडर नेक्स्टेड वाइडर ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ तक। सब कुछ सेम है हमारे लीनियर रिग्रेशन जैसा, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया डेटा में। नाउ अब हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे। जो हमने फंक्शन लिखा था, आप वापस से देखना, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो चेंज आया वो किस में आया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इक्वल लिख दिया मैंने मॉडल को, ऑब्जेक्ट मॉडल इक्वल्स टू नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फॉर्मूला क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और भी कुछ चेंजेस में नहीं किया। अच्छा, पीछे ना मॉडल कोफिशिएंट में 0 लिखा था, अब यहाँ पे लिखा है 0 0, और मॉडल इंटरसेप्ट में पीछे कुछ नहीं लिखा था, अब यहाँ लिखा है 0। कोई बताएगा ये क्या है? क्योंकि आप तो पूछते नहीं हो यार, कितनी गलत बात। इंटीग्रेशन में था, यहाँ पे डबल हो गए, 2 2 0 आ गए, क्यों? ये है क्या 0 0? कोई बताएगा ये क्या है? मॉडल डॉट कोफिशिएंट तो चलो ठीक है कि मॉडल डॉट कोफिशिएंट में अब कौन सा डेटा चला गया, ये स्लोप का कोफिशिएंट। अब स्लोप किसके इक्वल होगी, मॉडल डॉट कोफिशिएंट में। जो मॉडल डॉट फिट था, ऐसे एक और अब हमने फंक्शन यूज किया मॉडल डॉट कोफिशिएंट, बट इसमें जो इनपुट वैल्यूज है वो 0 0 है, इसमें 2, और इंटरसेप्ट में 1 0 है। पिछले वाले में जब हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे तब मॉडल कोफिशिएंट में सिर्फ 1 0 था और इंटरसेप्ट में 1 भी नहीं था। तो ये 0 है क्या? किसी को पता है यार? जब पता नहीं होता यार पूछा करो कम से कम। कोई आइडिया? तुक्का है, कोई तुक्का मारेगा कोई? 0 0 क्या है ये?
कस्ट है। कल क्लास में आके मुझे बताना है 0 0 क्या है, क्योंकि पूछा रही है, मैं तो नहीं बताना है, वापस से देखना है आपको कि 0 0 क्या चीज़ है। ये इनपुट जो किसी में लीनियर रिग्रेशन मैंने 1 0 दिया था कोफिशिएंट के लिए, यहाँ पे 2 दे रहा हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? एक बार ट्राई करके देखो तुक्का मारने की, शायद फिट बैठ जाए। चलो, इन शॉर्ट अभी फिलहाल तो मैं बस इतना ही बताऊंगा कि पैरामीटर्स को हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखा है प्रिंट मॉडल पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स हैं ये को स्लोप और इंटरसेप्ट, उनको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था सेम। बस 1 0 बढ़ गया, वो 0 क्या पता नहीं, वो आपको खुद देखना है। पीछे भी लिखा था मैंने रिग्रेशन वाले में, रिग्रेशन में। ठीक है, तो वही सेम कहानी वापस है कि डेटा सेट को प्रिडिक्ट करने के लिए एक डेटा सेट, और फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे प्रोबेबिलिटीज। वहां पे हम क्या प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे जब भी आपका डेटा ऐसे यस नो वाला होता है या फिर स्पैम नॉट स्पैम वाला होता है, तो वो कहानी कौन सी हो जाती है, लॉजिस्टिक वाली। और इसमें हमें क्या निकालना होती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ वो मैं वापस से नहीं ले, प्लॉट कर वाला नहीं ले, क्या यार, सेम सेम ही डेटा है, सेम ही कोड है, कोई अलग नहीं है। बस एक दो चीज़ें यहाँ पे फर्क आ रही हैं, जहाँ पे हम इवेल्यूशन कर रहे हैं हम अपने मॉडल का, तो वहाँ पे इवेल्यूशन करने के लिए हम आर स्क्वायर डेटा ले रहे थे और कॉस्ट फंक्शन ले रहे थे। यहाँ पे एक आ जाती है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या बताता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितना कंफ्यूज है। इन शॉर्ट कि जब हम इसको 2 4 डेटा देते हैं ना, तो कभी तो ये बोलेगा कि इस डेटा पे 0 है यानी कि फेल है, कभी बोलेगा इस डेटा पे पास है। तो वो क्या होता है, हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको सीएम के नाम से जाना जाता है, ये जो सीएम है, ठीक है, डिपेंड करता है, जो भी जनरली हम सीएम के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बताता है कि हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितना हमारा डेटा अपनी बात को बदल रहा है, या सॉरी हमारा कितना मॉडल सेम डेटा पे अपनी बात को बदल रहा है, वो हो गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी वही सेम कहानी कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, सीधी सी बात है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है कि एक प्रॉपर हमें डेटा मिल जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो फंक्शन कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, मतलब कितने एरर्स आ रहे हैं, वो किससे आते हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से। और ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के नाम के जो आपको फंक्शन दिख रहे हैं, इन सब के पीछे एक 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 फॉर्मूला है। आप आराम से बैठ के गूगल सर्च करके देखिएगा, आपको पता पड़ेगा कि इन सब के पीछे कुछ ना कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, अब वापस से लास्ट काम, फिर हम आज के क्लास को यहीं पे रोकेंगे। वो बचा सेम कोड को प्रिंट कर लेना, कोड को रख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कि जो डेटा मैंने डाला उसको मैं प्लॉट कर, ठीक है, लाइन स्पेस सेम कहानी, मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज, और मिनिमम किसकी स्टडी आवर्स की, मैक्सिमम किसकी स्टडी आवर्स की, उसको मैंने डाला एक्स रेंज में। अब यहाँ पे y क्या होगा, अब मैं x में तो मैंने वैल्यू दे दी, क्योंकि मुझे एरे बना के मैंने इसमें वैल्यू दे दी, कोई भी रैंडम वैल्यू अभी लाइन स्पेस मैंने यूज किया, तो इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये वैल्यू ले लेगा इसके इंटरवल पे। बट y रेंज में क्या करना है, मुझे प्रिडिक्शन करना है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसमें हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो हमारी एक्स रेंज वाली वैल्यू यहाँ से आएगी और वाई रेंज में जाएगी, और वो फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, जो मैं पीछे बता रहा था, वो लॉस फंक्शन वाला फॉर्मूला वहाँ पे जाएगा, और सेम प्रोबेबिलिटी का कर्व हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेट्स रन इट। अभी इसमें भी हमें पता पड़ जाएगा कि जो हम लॉस फंक्शन देख रहे थे वो सही था कि नहीं, या फिर हमारा जो आउटपुट आया वो लॉस फंक्शन जैसा है कि नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, लॉस फंक्शन है सिग्मोइड फंक्शन।
लुक, ये दिख रहा है ना कुछ कुछ सिग्मोइड फंक्शन जैसा। ये डेटा क्या बोल रहा है, कोई मुझे समझाएगा। इस डेटा को देख के, कर्व को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, कोई बताने का कष्ट करेगा कि ये जो स्टडी आवर्स में डॉट 0 1 2 3 के आगे जो भी ये डॉट्स लगे हुए हैं, और उसमें ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर्व आ रहा है, लाल कलर की लाइन, ये है क्या? क्या मैं अगर आपको कोई कुछ ये दे दिया जाए और बोला जाए कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कर्व आया है, तो मुझे बस एक बता दो ये है क्या चीज़, क्या समझ आ रहा है ग्राफ देख के? इंक्रीजिंग देन कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो है कि एब्सोल्यूट के पास फेल है। जो ये लाइन है, लाइन बता रहा है कि मतलब परफेक्ट, इस टाइम पे बराबर 0% चांस नहीं है कि आप फेल हो गए। 0% से थोड़ा ज़्यादा, जैसे 2 पे है, वो शाबाश, बता रहा है ये। ठीक है ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये बता रहा है कि 1 2 3 के आसपास अगर आप स्टडी आवर्स रख रहे हो तो आपके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा पास होने के, सॉरी 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 फेल होने के। तो खैर मैं अपने सच में इंजीनियरिंग वाले में आ गया, तो 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, बट ठीक है 1 2 3 के आस पास रहता है तब तो आपके चांसेस है फेल होने के। फिर अचानक से 5 के बाद में, क्योंकि हमने डेटा ही ऐसा दिया था, हमने लिखा था 1 2 3 4 0 0 0, 5 से हमने लिखना स्टार्ट किया था 1 1 1 1 1। लेकिन सिग्मोइड फंक्शन को थोड़ी ना आप सीधा इनपुट दे दोगे आप, तो कर्व जो स्टार्ट होगा, सिग्मोइड कर्व हम इसको बोलते हैं, इसका जो नाम है ग्राफ जो आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो सिग्मोइड कर्व होता है। लीनियर रिग्रेशन में लीनियर आता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मोइड कर्व आता है कि आपका जो डेटा है वो कैसे डिपेंड कर रहा है। और 5 के बाद से हमने पता चल रहा है कि हाँ भाई पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी चांसेस हैं अभी तक 6 7 आज तक कि आप फेल हो सकते हो, बट 8 9 10 पे ग्राफ कांस्टेंट है, यानी कि पास हो जाओगे एज यू टोल्ड, ठीक है। तो ये हो गई कहानी खत्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। और मैं कोड डाल देता हूँ ग्रुप पे, यही जो ग्राफ आ रहा है वही सेम ग्राफ का इसमें वैल्यूज आएंगी आउटपुट में। लेट मी पुट इट इन द ग्रुप। दो चार एल्गोरिदम और कर लेंगे, फिर हम मशीन लर्निंग की कहानी खत्म करेंगे, फिर हम एआई पे आ जाएंगे। विल ट्राई कि एआई पे ज़्यादा टाइम मिल जाए। आई डिड पोस्ट इट। ओके, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय। सर, जो परसों की क्लास है वो आज यहाँ हो जाएगी ना यूट्यूब पे अपलोड? हाँ अभी मैंने बहुत टाइम से अपलोड की नहीं है, चलो मैं कर देता हूँ, करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है बाय।